नमस्कार साथियों, मैं संग्राम पवार। पॉल्यूशन का आज दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं हम। पीजीएसआई का सिलेबस आ गया, उसके अनुसार हम जो है सीरीज़ चालू किए हैं। लेकिन जो ये पूरा सिलेबस है ये एसआई के साथ साथ जो है आपका सीजीपीएससी प्री और मेंस के लिए भी आवश्यक वाला पोर्शन है, तो इसे ज़रूर से देखेंगे। और साथ में मैंने जो है पीडीएफ की लिंक शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो चलिए चालू करते हैं। पॉल्यूशन का जिनने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो इसको देख लें, एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट में जो है पुराना लेक्चर भी डला हुआ होगा एसआई का, और ये आज दूसरा लेक्चर हो जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं इसे। तो पॉल्यूशन में हमने उस दिन जो है एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के बारे में देख लिया था, जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण, और उसमें क्या क्या जो है प्रदूषक तत्व होते हैं उनके बारे में भी जान लिया था। आज के लेक्चर में जो है हम जानेंगे आगे के पोर्शन के बारे में, जो कि है आपका संबंधित वाटर पॉल्यूशन से। अब वाटर पॉल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज हम देख रहे हैं प्रभाव क्या क्या होते हैं। इफेक्ट ऑन एक्वेटिक सिस्टम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, तो कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअल है तो आप भी वैसी ही तैयारी करें। इफेक्ट क्या हो रहा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है, जो पूरा का पूरा आपका जलीय इकोसिस्टम है उसमें प्रभाव देता है अगर वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। ऑयल स्पिल्स की बात हो रही है। ऑयल स्पिल्स क्या चीज़ हो रही है, आपने देखा होगा कई बार कि समुद्र में किसी जहाज के डूब जाने के कारण, जो कि तेल लेकर जा रही है या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है उसमें लीकेज हो जाता है, तो पूरा जो है तेल का रिसाव हो जाता है समुद्र में, जिसके कारण वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसे बहुत, या पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी जो है ये बहुत हानिकारक है। इसके बाद आ जाते हैं हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या जैविक आवर्धन की बात हो रही। क्या होता है भाई बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या जैविक आवर्धन? तो आपने कुछ साल पहले सुना होगा जैविक आवर्धन के रिलेटेड कि वल्चर्स की संख्या भारत में कम हो रही, गिद्धों की संख्या कम हो रही है। ये क्या चीज़ था, गिद्धों की संख्या क्यों कम हो रही थी? तो गिद्ध वैसे करते क्या है कि जो भी जानवर का कंकाल पड़ा है, जो कोई भी डेड बॉडी जो है उसे फेंक दिया गया जानवर की, उसे वो क्या करते हैं, सफाया करते हैं। तो जानवरों को ट्रीटमेंट के लिए एक दवा का इस्तेमाल होता था जिसे कहा जाता है डाइक्लोफेनेक। तो वो दवा का इस्तेमाल करने की वजह से, डाइक्लोफेनेक के कारण, वो एंड में जाके वल्चर्स का जो फूड चेन है उनमें जाकर जमा हो जा रहा था डाइक्लोफेनेक। तो वो जमा होकर क्या हो रहा था, मैग्नीफाई हो रहा था, बायोलॉजिकल मैग्नीफाई, जैविक तौर पर आवर्धन हो रहा था, एक जगह जाकर जमा हो रहा था, और वो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा था किन्हें, गिद्धों को, वल्चर्स को। और इस कारण क्या हो रहा था, उनको किडनी संबंधित कई प्रॉब्लम्स हो रही थी और उसमें डेथ हो जा रही थी किन्हें, किनकी, गिद्धों की। ठीक, तो ध्यान रखेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वही है कि इंक्रीजिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सच सब्सटेंस such as a toxic chemical in the tissues of organisms at a successive higher level of food chain। मतलब गिद्ध के बाद और कोई उसे खाता नहीं है, तो ये फूड चेन में जो है आपका जमा होते जा रहा था, तो इस कारण क्या हो रहा था, इशू था। यूट्रोफिकेशन, ये भी जो एक प्रभाव होता है, जल कुंभियां बन जाती हैं बहुत सारी, देखे होंगे आपने तालाब में कई बार क्या होता है कि पूरी ग्रीन कलर की एक चादर बिछ जाती है, उसी को बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। क्या है ये यूट्रोफिकेशन? तो आसपास जो भी न्यूट्रिएंट तत्व या जो भी आपका न्यूट्रिशियन तत्व है, जैसे कई बार आप देखो कि आसपास में कहीं पर छिड़काव हो रहा है अमोनिया का या कुछ चीज़ का, तो ये जब है कहीं से पहुंच जाते हैं कहाँ पर, आपके तालाब में, तो तालाब में पहुंचने के बाद वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। मतलब वहाँ पे भी तो फाइटोप्लैंक्टन्स, कुछ झाड़ हैं, पौधे हैं, जलीय पौधे हैं, तो इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरा क्या कर देते हैं, ढक देते हैं उस वाटर बॉडी को। अब वो वाटर बॉडी अगर ढक गई तो क्या होगा, धीरे से ऊपर ढक गई तो नीचे जो है सनलाइट पहुंचना बंद हो जाएगी। सनलाइट पहुंचना बंद हो जाएगी तो उसका कारण क्या होगा, नीचे जो जंतु हैं या नीचे जो जीव हैं, धीरे धीरे वहाँ ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, नीचे जो जीव जंतु या फिर पौधे होंगे वो धीरे से क्या हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी और वो मर जाएंगे। और उसको अगर नहीं सुधारा गया तो ऐसे ही करके वो वाटर बॉडी धीरे से क्या हो जाएगी,
दलदल में परिवर्तित होगी और दलदल से परिवर्तित होकर वो पूरी वाटर बॉडी या जलीय निकाय जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। तो यूट्रोफिकेशन, हिंदी में भी याद रखेंगे इसे, यूट्रोफिकेशन। तो ये सारे क्या मैंने बताया प्रभाव हैं अगर वाटर पॉल्यूशन के किस तरीके से इफेक्ट करता है हमें। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव लिए हैं। क्या पॉलिसी इनिशिएटिव है? गवर्नमेंट ने जो है एक वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन और कंट्रोल एक्ट निकाला है, कब का? 1974। और साथ में एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया है, कब का? 1986। इस एक्ट के तहत बोला गया है कि कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होंगी उनको जो है ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे। क्या? पानी छोड़ने के, डिस्चार्ज करने के पहले जो है उनको वो जो भी पानी इनने इस्तेमाल किया है उसको ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, डिस्चार्जिंग इनटू रिवर। नदियों में डिस्चार्ज करने के पहले उनको जो है ट्रीट करना होगा, ये चीज बात की गई है। अब इसके बाद ये ध्यान रखेंगे स्पेशली अगर कोई मेंस वाला CGPSC मेंस वाला कोई स्टूडेंट हो तो उसके लिए खास बात है। क्या बोल रहा है ये कि गवर्नमेंट ने क्या क्या वेरियस प्रोग्राम्स, क्या क्या जो है प्रोग्राम्स चलाए हैं लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रोग्राम आप अपने आंसर में लिखेंगे, बहुत अच्छा वेटेज बनेगा। क्या क्या प्रोग्राम है? तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम NRCP, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम NRCP, याद रखेंगे इसे NRCP। फिर अगला क्या बोल रहा है? नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम NLCP, लेक झीलों के भी संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक, वैसे ही अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन जिसे बोला जाता है, इसने JN-NURM का स्थान लिया है। JN-NURM पहले एक प्रोग्राम था जवाहरलाल नेहरू के नाम से, उसका मॉडिफाई वर्जन में आया है कौन सा? अमृत प्रोग्राम। इसमें जो है शहरी क्षेत्र में जो है आपको क्या है सारी सुविधाएं उसको रेजुविनेट करना है, वापस से उसे सुधारना है, ठीक है, परिवर्तित करना है। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी जो है कोई भी शहर को परिवर्तित करना है। आप लोग अगर कोई लाइव देख रहे हैं तो इसे ध्यान रखेंगे कि स्मार्ट सिटी कितनी है छत्तीसगढ़ में, जरूर याद रख लेना किन किन को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के लिए अलग से ऑफिस बनाया गया, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है मनरेगा ये स्कीम भी है, ठीक। इसके अलावा रिपेयर, रिनोवेशन और रेस्टोरेशन, ये भी किससे संबंधित है? आपका RRR, ये भी संबंधित है वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। अब बोलेंगे मनरेगा कैसे, स्मार्ट सिटी या अटल मिशन कैसे? भाई अटल मिशन, अमृत मिशन क्या बोल रहा है कि पूरी की पूरी अर्बन चीज को रेजुविनेट करना है, सुधारना है। तो उसमें अगर वहाँ कोई तालाब स्थित होगा तो उसको भी रेजुविनेट करना है, उसको ठीक करना है, स्वच्छ करना है। स्मार्ट सिटी, सिटी को स्मार्ट बनाना है। मनरेगा, ऐसे कार्यक्रम करने हैं जिसके थ्रू क्या अनस्किल्ड लेबर का इस्तेमाल हो और उससे तालाबों को सुधारना, स्वच्छ पानी पहुंचाना, है ना, ये हो जाएंगे। रिपेयर, ये RRR तो आपको हर जगह लगाना है, पिक्चर है, ठीक। तो रिपेयर, रिनोवेशन और रेस्टोरेशन। चलिए, तो ये हो गई कुछ बातें किससे, वाटर पॉल्यूशन से संबंधित। अब आ जाते हैं हम कौन सा, सॉइल पॉल्यूशन या आपका भूमि प्रदूषण, ये जो है, या मृदा प्रदूषण, जो भी बोले आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब ये जो इसमें जो फैक्ट है, कुछ फैक्ट जो जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में आ सकते हैं वो अलग है, कुछ पोर्शन मेंस का भी है, तो दोनों मिक्स है। तो आप ये मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत खोज के जो है कलेक्शन किया है मैंने, तो इसे ज़रूर पढ़ना, ठीक। सॉइल पॉल्यूशन में आते हैं। सॉइल होता क्या है वैसे? सबसे पहले मिट्टी क्या होती है, मृदा क्या होती है? मृदा हम देखें हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है, या अर्थ का जो ऊपरी लेयर है, तो ये ऊपरी लेयर में क्या होगा कि एक ऐसी सरफेस है जिसमें हर चीज़ का एक मिश्रण है। उसमें जो है, जो नीचे की चट्टान होगी, पेरेंट रॉक होगी, उसका भी जो है आपका इरोडेड मटेरियल होगा, उसका भी जो है एक टुकड़े हुआ वाला मटेरियल होगा। आसपास कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, अगर जैविक प्रोडक्ट, सपोज कोई पत्तियां झड़ के आई हैं वहाँ पर, या कोई जीव मर गया है, वो सब का मिक्सचर होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, कहीं से पानी का सोर्स कुछ आया होगा, वो होगा। तो ये सब मिलकर क्या बनता है, एक ऊपरी लेयर बनती है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जैविक और अजैविक दोनों चीज रहती हैं। तो सॉइल इज द थिन लेयर, एक पृथ्वी की सतह पर मिट्टी पतली परत है जिसमें क्या है, आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों हैं, ठीक।
अब वही चीज मैंने बोला था, पॉल्यूशन जब भी आ रहा है तो कुछ ऐसे तत्व ऐड हो जाएं जिससे क्या हो जाए, उसका यूसेज खराब हो जाए या उसका ओरिजिनल या एक्चुअल नेचर जो है वो बिगड़ जाए, तो वही चीज पॉल्यूशन है। या एग्जिस्टिंग कोई चीजें हैं उसकी मात्रा बढ़ जाए तो वो भी पॉल्यूशन ही है। तो क्या बोल रहे हैं, एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस टू द सॉइल which adversely affects the physical, chemical and biological, ये ध्यान रखेंगे, क्या बोल रहे हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल एंड ऑल्सो रिड्यूसेस इट्स प्रोडक्टिविटी। मतलब कोई ऐसे तत्व अगर मिट्टी में मिल जाएं जिससे क्या उसका फिजिकल, भौतिक, केमिकल या फिर आपका बायोलॉजिकल, ये रासायनिक और जैविक गुण, इन सब में अगर परिवर्तन आ जा रहा है और साथ में उसकी उत्पादकता भी अगर कम हो जा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि सॉइल का निर्माण कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, इसको निर्माण लिख लेना। ठीक, निर्माण लिख लेना। मैं इसका पेन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ आज, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, कुछ इश्यूज हो गए। तो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है सॉइल का, तो भाई एक पेरेंट रॉक रहती है, कोई नीचे एक जो है आपकी जनक चट्टानें होंगी जिससे निर्माण होगा। जैसे हम बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ जब पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ के मैदान में कैसी लाल पीली मिट्टी मिल रही, लाल पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा है, तो भाई यहाँ पर चट्टानें कड़प्पा शैल समूह की है, इस कारण जो है ऐसी मिट्टी का निर्माण हो रहा है। स्लोप, इसका ढाल किस तरफ है, ठीक, और उसके अलावा ऑर्गेनिक कंटेंट कौन से हैं इसमें, ठीक, और मतलब जैविक सामग्री और पानी कैसे, कितना पानी है, उस हिसाब से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, आगे आते हैं। अब सॉइल पॉल्यूशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये पूछ सकता है पेपर में, क्या क्या कारण हो सकते हैं। भाई पता है आपको कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड्स का, ठीक है, उसके अलावा हर्बिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का। तो ये सब चीज़ों का जो है ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक, आगे देखते हैं डंपिंग ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, मतलब आपका जो ठोस कचरा है वो ऐसे ही फेंक दिया जाता है। अब ठोस कचरा अगर कहीं पे डंप करते जाएंगे तो उसमें कुछ ऐसे तत्व होंगे जो टॉक्सिक नेचर के हो सकते हैं, जहरीले नेचर के हो सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, आसपास की सॉइल की उर्वरकता या प्रोडक्टिविटी खराब हो सकती है। उसके अलावा वो अगर अंदर तक पहुंच जाए तो वो क्या अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर सकती है। तो कई सारे कारण हो जाते हैं। उसके बाद बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन या वनों की कटाई। वनों की कटाई के कारण क्या होता है, तो वनों की कटाई के कारण सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वनों की कटाई के कारण आपका मिट्टी का क्षरण होना चालू हो जाता है या सॉइल इरोजन। आप देखेंगे झाड़ आसपास अगर कहीं है तो झाड़ अपने साथ मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, ग्रिप में रखते हैं। अगर झाड़ों की कटाई हो जाएगी और वर्षा आती है या तेज तूफान आता है तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मिट्टी का कटाव चालू हो जाएगा, क्षरण चालू हो जाएगा और सॉइल इरोजन होगा और सॉइल बहकर चले जाएगी। और पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होने के कारण, भाई यहीं पर देखेंगे पीछे लोग यहीं डंप कर देते हैं कचरा, झिल्ली, पॉलीथिन सब ऐसे ही फेंक देते हैं, है ना, या कुछ चीज़ खराब है उसे भी ऐसे ही फेंक देते हैं, तो सॉइल पॉल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, भाई जो रेडियोधर्मी वेस्ट होता है उसे भी कई बार जो है ऐसे ही फेंक दिया जाता है। उसको प्रॉपर जो है डिस्चार्ज करने के लिए रूल्स बनाए रखे हैं गवर्नमेंट ने, उसका जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उसके कारण क्या होगा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का अगर ढंग से प्रयोग नहीं किया जाएगा तो आसपास की जितने भी झाड़ होंगे वो मर जाएंगे। मिट्टी में जो है वो नेचर आ जाएगा किसका, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो है नेचर आ जाएगा, तो उसकी भविष्य में जो है प्रोडक्टिविटी पूरी निल हो जाएगी। तो ये कुछ कॉजेज हैं। अब इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं, प्रभाव अलग अलग क्षेत्र में हम देखें प्रभाव, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रभाव कहाँ, एग्रीकल्चर में। भाई अगर मिट्टी में जो है पॉल्यूशन है, अगर उसमें प्रदूषण है तो सबसे पहला क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी या उर्वरकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। किसकी, मिट्टी की उर्वरकता समाप्त हो जाएगी। आगे देखेंगे वैसे ही क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, आपको पता होगा लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उसमें एक बैक्टीरिया रहता है जिसको बोलते हैं राइबोसोम। वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है प्रोटीन के डेवलपमेंट के लिए। तो भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसमें कमी आ जाएगी,
तो वो अगर कम हो जाएगा नाइट्रोजन स्थितिकरण, तो उसके कारण जो है जो खाना बनेगा वो भी ज़्यादा क्या होगा, न्यूट्रिशियस नहीं होगा, है ना। तो ठीक है। इसके बाद सैलिनिटी या लवणता, खारापन बढ़ जाता है मिट्टी का, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इरोजन बढ़ जाएगा, पढ़ चुके हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है। आते हैं भाई ऊपर हेल्थ में, हमारी हेल्थ में कैसे प्रभाव हो सकता है। हमारी हेल्थ में ऐसे हो सकता है कि खतरनाक रसायन भूमिगत जल तक पहुंच सकते हैं। अभी मैंने बात की थी, परकुलेट होकर क्या है जमीन के जल तक पहुंच जाएंगे। जैसे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में नाइट्रेट के बारे में पढ़ा था, है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो रही थी उसके कारण बीमारी, ठीक। तो ये हो गया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, अब भी इसके बारे में पढ़ें आज। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन क्या होता है हमारी हेल्थ में, हमारे अंदर भी आ सकते हैं। हो सकता है आप सपोज मान लीजिए कि प्लास्टिक को समुद्र में फेंक दिया जाता है, नदी में फेंक दिया जाता है, अब वो उसको मछली खाएगी, मछली के बॉडी में आ गया प्लास्टिक, अब वो माइक्रो प्लास्टिक बोला जाता है। वो माइक्रो प्लास्टिक मछली को अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में भी जो है प्लास्टिक कहीं ना कहीं आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, हमारा भी जो है सेल्स तक पहुंच जाएगा, और हो सकता है चांसेस सेल म्यूटेशन हो जाए। सेल म्यूटेशन के कारण कैंसरस बीमारियां सब हो सकती हैं। तो ये हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेस, प्रदूषक गैसेस भी छूटती हैं। जहाँ पे भी सड़ा गला चीज़ ऐसा रहता है, अलग सी गंध आती है, तो वो भी कुछ गैसेस छोड़ती हैं। वो गैसेस कैसी रहती, मीथेन जैसे हो गई। मीथेन अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है, कल पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ग्रीन हाउस गैस है, वो ऊपर जाएगी और पूरा आपस में जो है आसपास के वातावरण को और गर्म करेगी, ठीक। तो क्लाइमेट चेंज का रिस्क हो जाता है उससे। रेडियो एक्टिव डीके, धीरे धीरे अगर कोई रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं तो उसका भी क्षय होते रहता है। और रेडियो एक्टिव डीके हमारी बॉडी के लिए भी जो है हानिकारक है। हमारा बॉडी जो है सेल जो है म्यूटेशन हो सकता है उसमें। तो ये कुछ हेल्थ के संबंधित कारण हैं। अब आ जाते हैं हार्मफुल फॉर फ्लोरा एंड फौना बोथ। तो ये वनस्पतियों और तथा जीवों दोनों के लिए हानिकारक है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है, जो पूरा का पूरा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़ जाएगा, उसमें असंतुलन आ जाएगा। तो ये सारे कारण हैं, ये मेंस में कोट करने को आ जाएंगे। बाकी ये सब ध्यान रखेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और ये जो बोला है ये प्री में भी पूछा जा सकता है, ठीक। आगे आते हैं हम नॉइस पॉल्यूशन। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें क्या क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे मैं डायरेक्ट वही चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है भाई, एक हमारे कानों में सुनने की एक क्षमता है, उससे ऊपर जाएंगे तो बहरापन हो सकता है, पागलपन हो सकता है। कभी आजकल जैसे जुलूस निकलता है, कुछ निकलता है, या शादियां भी होती है, इतनी ज़ोर से डीजे बजाते हैं, कई बार अपने भी सिर दर्द होने लगता है ना। बार बार वही साउंड आप उसी में सुनते रहेंगे तो आपको जो है कुछ साइकोलॉजिकल दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो नॉइस पॉल्यूशन जो है मतलब एक हिसाब से इसको साउंड पॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये क्या है कि जो ह्यूमन की सुनने की क्षमता है या जानवर की सुनने की क्षमता है उसके ऊपर अगर चला जाएगा तो वो हार्मफुल होगा, ठीक। इसी को बोला जाता है। ये कहाँ से होता है जनरली, तो जनरली आउटडोर ही होगा, कोई घर में तो जोर से पॉल्यूशन नॉइस नहीं करेगा। मशीन से हो सकता है, ट्रांसपोर्ट से हो सकता है, प्रोपोगेशन सिस्टम से हो सकता है, मतलब एरोप्लेन जा रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, इन सब से हो सकता है। अब वही कॉजेस भी फिर से लिख दिए हैं, भाई ट्रैफिक के कारण हो सकता है, ठीक, एयर ट्रैफिक के कारण हो सकता है, ठीक, कंस्ट्रक्शन वर्क अगर कहीं पर है साइट्स में उसके कारण हो सकता है, केटरिंग एंड नाइट लाइफ, यही मैं अभी बात कर रहा था, पार्टी कर रहे हैं कहीं वहाँ पर, ठीक, एनिमल्स के कारण भी हो सकता है, ठीक। तो ये सारे कारण हो गए आपके क्या, नॉइस पॉल्यूशन के। चलिए आते हैं ये वाले से, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई नॉर्मल हमारी सुनने की जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये याद रखेंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के जो है आदमी जो है सुन सकता है। उसके ऊपर और उसके नीचे अगर इतना पहले ध्यान रखेंगे। और अगर डेसिबल में पूछा जाए कि हमारा सेफ रेंज जो है ऑडिबल साउंड का डेसिबल में, तो 0 से 120 डेसिबल तक के जो है हम आसानी, मतलब हमारे लिए सेफ रेंज है। उससे ऊपर अगर जाएगा तो हमें दिक्कत हो सकती है। और फ्रीक्वेंसी भी है, याद रखेंगे दोनों चीज़, ठीक। फिर आगे आते हैं हम इसी में, जो बोल रहा है कि 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज जो मैं बोला, तो इसमें जो है अगर कोई साउंड जो है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है उसको मैं क्या बोलता हूँ, अल्ट्रासोनिक।
अल्ट्रासोनिक साउंड, इसके ऊपर का हम नहीं सुन सकते। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, किसी को बच्चा होने वाला रहता है तो पेट में करते हैं, उसमें कुछ हार्ट बीट सुनाई देती हैं, सब चीज़ होती हैं। अल्ट्रासोनिक ऐसा साउंड है जिसे हम नहीं सुन सकते। तो अल्ट्रासाउंड जो है ये इसका प्रयोग जो है चमगादड़, इकोलेशन उनकी एक टेक्निक है। क्या होता है इकोलोकेशन, मतलब लोकेशन को जानने के लिए वो अपनी तरंगे छोड़ते हैं, उससे टकरा के वापस इनको तरंगे मिलती हैं। तो चमगादड़ हो गए, डॉल्फिन्स हो गई, वो जो है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं क्या, लोकेशन जानने के लिए। इको लोकेशन कहा जाता है इसे। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, है ना, इको लोकेशन कहा जाता है, हिंदी में भी देख लेंगे। तो ये 20 और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाला, और वहीं 20 हर्ट्ज के नीचे अगर मैं बोलूँ तो वो क्या होगा, इंफ्रासोनिक बोला जाता है। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन में ज़्यादा नहीं है, इतना ही करेंगे, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं आगे, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। क्या होगा भाई रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? तो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन जो है या तो नेचुरल हो सकता है या मैन मेड हो सकता है ना। तो नेचुरल कैसे होगा कि भाई कई जगह में जो है वैसे खनिज पाए जाते हैं, वैसे मिनरल्स मिलते हैं, तो वैसे खनिज की, और रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी अगर वो खनिज है तो उनका नेचर है, स्वभाव ही है कि वो जो है रेडिएशंस छोड़ते रहेंगे। तो रेडिएशंस छोड़ेंगे तो आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उनको उसका प्रभाव, या जो भी जीव जंतु पौधे झाड़ सब हैं उनको उसका प्रभाव मिलेगा। मैन मेड कैसे हो सकते हैं कि भाई कहीं अगर ब्लास्ट हो जाए या फिर कहीं क्या हो जाए, कुछ और चीज़ें हो जाए, तो ये जो है आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का कारण बनता है। तो वही चीज़ है, और इसमें सीधे जो है हमारे जीन्स पे अफेक्ट होता है, जीन म्यूटेशन होता है, हमारे जीन पर ही जो है सीधे विकिरण या रेडिएशन का प्रभाव होता है ना। तो ध्यान रख लेंगे, जनरल डेफिनेशन है, देख लेंगे। आते हैं आगे, तो इसमें बात कर लेते हैं पहले रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। भाई रेडियो एक्टिविटी वही है कि जो रेडिएशन में होता क्या होगा, विकिरण में कुछ पार्टिकल्स छोड़ते होंगे। वो जनरली 3 तरह के पार्टिकल्स छोड़ते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा। अल्फा मतलब हो जाता है आपका प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव या फिर चार्ज पार्टिकल बोला जाता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम, अल्फा पार्टिकल। ठीक, निगेटिवली चार्ज जो रहते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, पता है वो तो आप सब केमिस्ट्री में पढ़े हैं। गामा रेस किसको बोलते हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस छोड़ती हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें जो है कोई जो रेडियोधर्मी खनिज है वो ये सारी चीज़ों को विकिरण के द्वारा छोड़ रहा है, उसी को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 नॉर्म्स हैं, है ना। और इसमें मेन कौन से हैं, वाटर पॉल्यूशन, वाटर रिसोर्सेज में कंटेमिनेट कर सकते हैं यूरेनियम, थोरियम और एक्टिनम। याद रखेंगे सारे नाम, यूरेनियम, थोरियम और एक्टिनम। आगे आ जाते हैं, वही चीज़ को मैंने लिख दिया, अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार के रेडियोधर्मी कण हैं। ठीक, आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और तीसरा जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 3 नॉर्म जो है जल संसाधनों को जो दूषित कर सकते हैं वो भी बता दिया, कौन से, यूरेनियम, थोरियम और एक्टिनियम। ठीक है, इनको याद रखेंगे सब। अब टाइप्स ऑफ रेडिएशन पार्टिकल, अब भी पीछे पड़े हैं, वही चीज़ है फिर से। प्रोटॉन है, मतलब ये प्रकार है किसके, विकिरण के जो पार्टिकल्स हैं उनके। तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और गामा है ना, या शॉर्ट मैग्नेटिक वेव्स हैं। तो भाई जो प्रोटॉन रहते हैं ये जो है ब्लॉक हो जाएंगे किसी पेपर के या ह्यूमन स्किन में भी, मतलब ये उतने प्रभावशाली नहीं होंगे जो अल्फा पार्टिकल रिलीज होंगे। बीटा जो है ये पेनिट्रेट कर जाते हैं कहाँ, स्किन में, लेकिन ये ग्लास या किसी मेटल के द्वारा रोके जा सकते हैं। वहीं पर गामा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन रहता है ये हमारी स्किन को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं सेल्स को, है ना, और अंदर तक जा सकते हैं। और इनको अगर रोकना है, कंट्रोल करना है, तो कंक्रीट के बड़े दीवालों के अंदर जो है रोका जा सकता है। ठीक, वही चीज़ बात हो रही है, हिंदी में भी देखेंगे तो वही चीज़ें लिखी गई हैं, तो इसे ज़रूर पढ़ेंगे। आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ रेडिएशन, विकिरण। 2 तरह के विकिरण होते हैं, एक को बोल रहे हैं क्या, आयनाइजिंग, और दूसरे को बोल रहे हैं नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि एक की जो है पेनिट्रेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी और एक की जो है उतनी नहीं होगी। एक की पेनिट्रेशन की क्षमता इतनी अधिक होगी कि वो जो है आपके
मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ सकता है, कोई सेल को तोड़ सकता है, अंदर तक जा सकता है, वही है। तो इसमें आपका बीटा और गामा आ सकता है, इसमें बोल सकता हूँ क्या, अल्फा है। ठीक है, ये हो गया। आगे आते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दिया जाए। चलिए, है ना। तो ये हम आ गए सोर्सेस। काहे के सोर्स हैं ये, तो ये है सोर्स आपके, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, सोर्सेस हैं ये, काहे के सोर्स हैं, तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के सोर्स हैं, रेडियोधर्मी पॉल्यूशन के जो है ये सोर्स हैं। ठीक, चलिए, तो इसी में देखते हैं हम क्या क्या है। तो नेचुरल मैंने बात की थी, दो तरीके से हो सकता है, नेचुरल या फिर मानव निर्मित। तो एंथ्रोपोजेनिक बोला जाता है, मानव निर्मित जो है, नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से है। तो प्राकृतिक रूप से जो है दो तरीके से हो सकती है। एक तो जो है सौर मंडल में, जैसे सूर्य ही अगर ले लें तो सूर्य भी जो है रेडिएशंस छोड़ता है, तो उसमें भी जो कॉस्मिक रेज आती हैं वो भी बोल सकते हैं अंतरिक्ष से आने वाली लौकिक जो है किरणें। इसके अलावा जो है टेरेस्टेरियल रेडिएशन, मतलब पृथ्वी के अंदर में भी जो सब्सटेंस है, मटेरियल है जो रेडियोधर्मी नेचर का है, वो भी क्या धीरे धीरे रेडिएशन छोड़ते रहता है। तो ये दो तरीके हो गए आपके। इसके बाद आते हैं मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में अगर कहीं यूरेनियम है, उसकी अगर खुदाई की जाए तो वहाँ पे आसपास जो है पॉल्यूशन हो सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई घटना हो जाए तो बहुत बड़ा जो है हादसा हो जाता है। एक हादसा है ऑलरेडी, हम पढ़ेंगे आगे इसी में आज ही कि बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था, उसमें बहुत लोग मारे गए थे, और वो अभी कुछ साल पहले तक के जो है वो रेडिएशन छोड़ रहा था। अभी जो उसे स्टील फ्रेम में पैक किया गया पूरा। न्यूक्लियर वेपन्स, कहीं अगर न्यूक्लियर वेपन्स का, आज तक के कहीं भी न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं हुआ है, एक बार हुआ है, वो भी एटम बॉम्ब का प्रयोग हुआ है। कहाँ, जापान में हुआ है, और उसके प्रभाव आज भी दिखाई देते हैं। फिर आते हैं डिस्पोजल, किस तरह से जो है डिस्पोज किया जा रहा है न्यूक्लियर वेस्ट को, मतलब उसे वापस से जो है डिस्पोज करने की क्या तकनीक है वो। और रेडिएशन थेरेपी, किसी को कैंसर हो गया या कोई चीज़ हो गई तो रेडिएशन दिया जाता है, तो रेडिएशन को भी बड़े ध्यान से दिया जाता है। उसमें भी पॉल्यूशन फैल सकता है। रूम्स इस तरीके के होते हैं कि जिससे रेडिएशंस बाहर ना निकलें। ठीक, आइए आगे देखते हैं न्यूक्लियर डिजास्टर। यही मैं बात कर रहा था, ये ज़रूर से याद रखेंगे, पूछता है पेपर में, है ना। आज तक के कितने न्यूक्लियर डिजास्टर हुए हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा है, हमको दिखाई दे रहा है एक 3 माइल आइलैंड। न्यूक्लियर ने यहाँ पर इनका एक यूएस में है शायद न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर वगैरह था। यहाँ पर कुछ घटना हुई थी पेनिनसिल्वेनिया यूएसए में, ध्यान रखेंगे कब हुए, 1979 में एक घटना हो चुकी है। उसके बाद आ जाते हैं क्या, विंड स्केल फायर न्यूक्लियर डिजास्टर। ये कहाँ हुआ है, तो सेलाफील्ड यूके में। कब हुआ है, तो 1957 में। ठीक, फिर है इसके अलावा किस्टिम न्यूक्लियर डिजास्टर, रशिया में हुआ था, ये भी कब, 1957 में हो रहा है। इसके बाद फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, जापान में 2011 में हुआ है। ये आपका जापान में जब वो सुनामी वेव्स आई थी, उस समय यहाँ पर जो है ये फुकुशिमा उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसमें लीकेज होने लग गए थे, है ना। तो लीकेज, और वो अंडरग्राउंड वाटर समुद्र तक भी पहुँच सकते थे। तो ये बहुत बड़ी टेंशन का विषय है। अगर मान लीजिए कि जो लीकेज हो रहे हैं वो लीकेज आपका पहुँच जाए कहाँ, समुद्र तक, तो समुद्र में वो ग्लोबल वार्मिंग को और एनहांस कर देगा, जाके वहाँ के जंतु मर जाएंगे। तो बहुत बड़ा चीज़ है। चेरनोबिल घटना, यही मैं बात कर रहा था, ये पूछ सकता है पेपर में। यूक्रेन में मुद्दा खास है। अभी यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का जब लड़ाई हो रहा था तब यहाँ पे भी कुछ शायद घटना हुई थी। तो चेरनोबिल में कभी बैठे तो डॉक्यूमेंट्री है बहुत सारी चेरनोबिल के ऊपर। बहुत यहाँ पर एक पावर प्लांट बनाया गया था जो बिजली जनरेट होती थी। एक वेब सीरीज भी आई है, देखा करिए HBO में, इसके ऊपर चेरनोबिल की जो घटना हुई थी। इसका PSC में भी पूछ चुका है क्वेश्चन, किस वर्ष हुआ था, तो 1986 याद रखेंगे, यूक्रेन में हुआ था। ठीक,
तो ये घटना हुई थी बहुत बड़ी। अब आ जाते हैं, ये तो ये याद रखेंगे, 5 मुख्य हैं। इसके अलावा जो एटम बम मैंने बोला था प्रयोग हुआ था एटम बम का, कहाँ, हिरोशिमा और नागासाकी में, यूएसए के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत लगभग इसी के बाद हुआ था। इसको एक तरीके से न्यूक्लियर डिटरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया था यूएसए ने। इसको बोला जाता है क्या, हिरोशिमा में जो बम फेंका गया था, कई बार पेपर में पूछता है उसे क्या बोला जाता है, तो लिटिल बॉय, नाम याद रखेंगे एकदम, लिटिल बॉय बोला जाता है, जो डिजास्टर हुआ था कहाँ, यूएसए में, और जापान में, और उसके अलावा जो है नागासाकी में जो फेंका गया था बम, उसे बोला जाता है फैट मैन, कई बार पूछा जाता है पेपर में। अब आ जाते हैं और ये कुछ और अन्य फैक्ट हैं। मोनाजाइट सैंड, जैसे मैंने अभी बताया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जो है यूरेनियम, आप सब जानते होंगे, सुने होंगे यूरेनियम 235, तो वैसे ही प्लूटोनियम होता है, थोरियम होता है। तो भारत में जो है थोरियम का बहुत बड़ा जो है स्टोरेज है, बहुत बड़ा जो है भंडारण है। कहाँ पर है, तो ये कई जगह है भारत में, स्पेशली से मोनोजाइट सैंड जो है, एक तरह की मिट्टी होती है, सैंड होती है, तो ये मालाबार तट में, आपका आंध्र प्रदेश में, ये सब जगह जो है मिलती है। तो ये ध्यान रखेंगे, मोनोजाइट सैंड से जो है थोरियम मिलता है, ये एक तरीके का रेडियोधर्मी सब्सटेंस है ना। ये क्या है, तो सोर्स ऑफ रेयर अर्थ है, और ये क्या रखता है, थोरियम मिलता है इसमें, और साथ में जो है ये आपको नेचुरली मिल रहा है कहाँ, पूरे भारतीय तटीय क्षेत्र में। तो ध्यान रखेंगे ये पॉइंट को, भारतीय तटीय क्षेत्र में मिल रहा है, कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये सब भी याद रखेंगे। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और आपका झारखंड, तो ये सारी जगह जो है क्या मिल रहा है, आपका मोनोजाइट सैंड मिल रही है। ठीक, मैं पेन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं, ई वेस्ट में आते हैं। ई वेस्ट के बारे में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो हमको ध्यान रखने लायक है, मैं उसी पर जा रहा हूँ सीधे। 21 तरह के ई वेस्ट वैसे होंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसको हम जब ख़राब होने पर डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन है ना। तो ये ई वेस्ट का जो पॉल्यूशन है उसमें जो है 21 तरीके के जो है कैटेगरी है, उनको 21 तरह के जो आपके ई वेस्ट हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन पर आधारित इक्विपमेंट हो जाते हैं, और कुछ होते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब आपके घर का सपोज टोस्टर खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, तो वो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, एलईडी खराब हो गई, वो फेंक दिए, तो ये सब उसमें आ जाएगा। तो इसको लेकर जो है आपको ध्यान रखना है क्या, कि 2016 में जो 11 से जो है भारत में बात की गई थी, 16 में फाइनली रूल बनाए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, ई वेस्ट मैनेजमेंट 2016 रूल्स बनाए गए हैं, और इनको एनेक्ट कब किया गया, तो 2017 में। तो ध्यान रखेंगे भारत में ई वेस्ट को। इसके अलावा जो है ई वेस्ट की जो है एक क्लिनिक, मतलब उसको सेग्रीगेट करना, प्रोसेस करना, और अलग अलग उनको किस तरह से डिस्पोज किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, इसके लिए जो है पहला प्लांट कहाँ बना था, तो भोपाल में। ये याद रखेंगे, भोपाल में पहला प्लांट बनाया गया था, भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। आते हैं इसके बाद आगे, यही ई कचरा का हिंदी में भी सेम चीज़ लिखी हुई है, 2 श्रेणी में बांटा गया, 21 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, और 2016 में नियम बना, 17 में इनको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक, घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों को अलग अलग करने के लिए जो बनाया गया, तो भोपाल मध्य प्रदेश में बनाया गया है। इसके अलावा रूल्स बनाए गए हैं। ये जो रूल्स हैं मेरे हिसाब से प्री के हिसाब से तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा ही प्री के, सीजीपीएससी प्री के हिसाब से शायद पूछ लिए जाए, मेंस में आप इसको अगर ऐसे पूछ लिया जाए, कुछ पूछ लिया जाए, तो उसमें आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं, तो इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। क्या क्या बोल रहा है कि लोकल बॉडीज़ विथ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख या उसके ऊपर, ऐसे स्थानीय निकाय जहाँ की जनसंख्या जो है 1 लाख या उससे अधिक है बोल रहा है, वहाँ पर क्या बोल रहा है कि सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनाना ज़रूरी है 2 साल के भीतर। कब बोला गया, ये 2016 के रूल में बोला गया था, 2 साल के भीतर आपको ये चीज़ बनाना है। सेंसस टाउन्स, ऐसे टाउन्स जहाँ पर जो है आपकी पॉपुलेशन 1 लाख है ना, तो वहाँ पर जो है आपको 3 साल के भीतर जो है क्या बनाना है, सेम फैसिलिटी। वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दिया गया। इसके अलावा जो है
ओल्ड और डिस्कार्डेड डंप साइट्स जो हैं, जहाँ पर डंपिंग की जाती थी, जहाँ पर फेंक दिया जाता था, उसको बंद कर दिया जाए। क्या होता है कि डंपिंग होने के बाद मैंने बताया कि वो एक तो पर्कुलेट होके जा सकता है, एयर पॉल्यूशन भी कर सकता है, अगर जो सड़े गले तत्वों से हवा निकलेगी उससे कोई उसे जीव जंतु जाके वहाँ खा ले तो उसको भी वो भी उसमें मर जाएंगे। तो ये सारे हो गए। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, द रूल्स ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैव बीन अमेंडेड आफ्टर कितना 16 साल के बाद। ठीक, इसके अलावा गार्बेज मैनेजमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या म्युनिसिपल बॉडीज की होना चाहिए, और दे हैव राइट टू चार्ज यूजर फी, लेवी स्पॉट फाइन्स फॉर लीटरिंग एंड नॉन सेग्रीगेशन। तो भाई ये जो है ड्यूटी होगी किसकी, म्युनिसिपल बॉडी की, वो उसके लिए जो है एक फीस भी ले सकते हैं, और उसके साथ जो है अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर फाइन भी ठोक सकते हैं। और ये सारा जो ट्रांजिशन है ये क्या बोल रहे हैं, 2 से 5 साल के बीच में होना चाहिए, ये बात की गई 2016 के रूल्स में। वही चीज़ को मैंने हिंदी में भी दे दिया है, तो ध्यान रखेंगे। अब ये कुछ जो पॉल्यूटेंट जो ई वेस्ट से निकल सकते हैं, ये ई वेस्ट भी जो एक तरीके का सॉलिड वेस्ट ही है ना। सॉलिड वेस्ट आपके एक तो घरेलू हो सकते हैं, और कुछ क्या हो सकते हैं आपके इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वाले हो सकते हैं। ठीक है, और वो जो रूल्स हैं वो लगभग जो आप देखोगे ई वेस्ट और इसमें सॉलिड वेस्ट की भी प्रोसेसिंग की बात हो रही, तो दोनों चीज़ को इंक्लूड करके बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर पॉल्यूटेंट, तो लेड पढ़ चुके हैं, लेड के बारे में पीछे लास्ट लेक्चर में। कैडमियम, इटाई डिजीज होती है, मरकरी, मिनीमाता जापान में, बेरियम और बेरिलियम आदि, ये सारे क्या हैं, प्रदूषक हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं। याद रखेंगे इनको, पेपर में पूछ सकता है ऐसा कि भाई ई वेस्ट के कारण जो है कौन से प्रदूषक तत्वों का निर्माण होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये सारे प्रदूषक तत्व हैं। आगे आते हैं अपन, अब यही सॉलिड वेस्ट के बारे में है। तो सॉलिड वेस्ट, ठीक, तो सॉलिड वेस्ट में हम देखें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। भाई सॉलिड वेस्ट समझ में आ रहा है, घर का कचरा भी हम बाहर फेंक देते हैं, है ना। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच, जो खुले में शौच करते हैं वो भी क्या है, एक तरीके का आपका सॉलिड वेस्ट हो रहा है। ठीक, म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट भी जो होता है आपके घर में जो आ रहा है वो आप बाहर फेंक रहे हैं, कोई इंडस्ट्री का भी आता है वो भी बाहर फेंक रहे हैं, ये हो गया। बायोमेडिकल वेस्ट, ये मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, यहाँ पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। बायोमेडिकल वेस्ट पेपर में एक बार पूछ चुका है कि ये जो वेस्ट निकलता है उसको किस तरह के 3 डब्बों में रखा जाता है। एग्जैक्ट मेरे को अभी क्लियर नहीं है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में ज़रूर से बता दूंगा कि बायोमेडिकल और हजार्डस वेस्ट जो है, जैसे हमारे यहाँ गीले कचरे के लिए हरा डब्बा है, सूखे के लिए नीला डब्बा है, वैसे ही इसको भी वर्गीकृत किया गया है। प्लास्टिक वेस्ट, अभी पीछे देखे ई वेस्ट के साथ प्लास्टिक वेस्ट भी हो सकते हैं। और ये सब क्यों है, वैसे देखा जाए तो ये सब होने के कारण क्या है, प्रमुख कारण है क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है, हमारी संस्कृति हो गई फेंक दो, घर में पड़ा है जाओ बाहर फेंक के आ जाना, यही जो है सारा सॉलिड वेस्ट बढ़ा रहा है। ठीक, आगे आते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट्स के लिए जो है उपचार क्या क्या है, निपटान क्या क्या है, ये आपको प्री में अगर पूछ लिया जाए तो, नहीं तो मेंस में आप इसको ज़रूर नोट करना। अगर जो कोई CGPSC मेंस लिख रहा है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है। भाई क्या क्या ट्रीटमेंट, आप ओपन डंप्स बना सकते हैं, बड़े बड़े डंप्स बना के गड्ढे खोद के जो वहाँ डाल सकते हैं। लैंड फिल्स, वही चीज़ हो गई। टॉयलेट बना दो तो कोई ओपन गवर्नमेंट का 2014 से जो है लॉन्च किया था गांधी जयंती के द्वारा, क्या स्वच्छ भारत मिशन, उसमें जो है हर जगह टॉयलेट बनाना था। वो क्यों था कि ओपन में कोई टॉयलेट नहीं जाएगा, खुले में शौच नहीं करेगा, तो एक चीज़ सुधर जाएगी और दूसरा बिहेवियर में आ जाएगा, व्यवहार में आ जाएगा कि आपको शौच जाना है तो बाथरूम में ही जाना है, टॉयलेट्स में ही जाना है। सैनिटरी लैंडफिल, ये सैनिटरी लैंडफिल और नॉर्मल लैंडफिल में अंतर क्या है, लैंडफिल गड्ढा खोद के डाल दिए, सैनिटरी मतलब प्रॉपर उसमें कंक्रीट की एक परत बिछाई जाएगी जिससे जो है जो भी वेस्ट है वो पर्कुलेट होकर अंदर न जाए, अंदर ही वो सड़ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। इंसिनरेशन प्लांट,
मतलब जो है जो भी कूड़ा आया उसको जला दिया जाए, लेकिन इंसिनरेशन प्लांट से क्या होता है, धुआं भी निकलता है। तो उसके लिए एक ऑप्शन है क्या, पाइरोलिसिस बोला जाता है। पाइरोलिसिस में मतलब कोई भी जो भी ऐसे तत्व हैं जो कचरा है, जो आपका डिग्रेड नहीं हो सकते, जो सड़ गल नहीं सकते, उनको एक ऐसे डब्बे में डाल के जला दिया जाए ऑक्सीजन के बिना। तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। तो ये हो गया। फिर कंपोस्टिंग हम सब जान रहे हैं, वर्मी कल्चर है ना, गोधन न्याय योजना, 4 Rs मतलब वही रीयूज रिड्यूस, वही सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया आपका क्या, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आते हैं। क्या है गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो भाई वही स्वच्छ भारत मिशन है। मैंने बहुत सारा जो उनकी वेबसाइट से जाके लिख दिया है, इसमें आपको पॉइंट ही याद रखना है फ्री के हिसाब से। तो भाई कब चालू किया गया था ये, तो 2 अक्टूबर 2014 को। क्या क्या है इसमें, तो भाई फोकस यही है, सैनिटेशन में है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक जो है ये आपका सैनिटेशन कवरेज करना है, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज लाना है, ठीक। और साथ में फोकस पॉइंट क्या है, सैनिटेशन में ही है। प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था 2 अक्टूबर को। मिशन नेशन वाइड इम्प्लीमेंट किया गया था, पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसमें टारगेट किया कैंपेन के तौर पर चलाया गया था 5 साल के लिए में जो है भारत को सैनिटेशन फ्री करना था। तो ऐसा कर दिया गया। अब इसका जो है दूसरा फेज चल रहा है। दूसरे फेज में इसमें ODF फ्री घोषित करना था इंडिया को, ओपन डिफिकेशन फ्री है ना, खुले में शौच मुक्त करना था। तो ये चीज़ हो गया। अब जो है इसका सेकंड फेज चालू किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड फेज, और उसमें जो है ODF प्लस के नाम से जो है घोषणाएं की जा रही हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। उतना कुछ इसमें पेपर में जो बनने लायक है, कुछ ही पॉइंट्स हैं जो पूछ सकता है, तो उसको एक बार रीड जरूर कर लेंगे, ठीक। आगे आते हैं। आज का ज़्यादा फोकस कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं उस पर है। ऑब्जेक्टिव वही है भाई, ओपन डिफिकेशन फ्री करना है, व्यवहार में लाना है, बिहेवियर में लाना है, सबसे पहले बात बोल रहा है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सॉलिड और लिक्विड मैनेजमेंट फैसिलिटी अलग अलग जो है ना, ODF बिहेवियर लाना है नेचर में। इसके अलावा क्या, एनकरेज करना है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब सस्ती भी होना चाहिए ऐसी टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल भी होना चाहिए, और क्या हर किसी के रीच में, कॉस्ट इफेक्टिव हो, सस्टेनेबल हो, और इकोलॉजिकली भी जो हो सस्टेनेबल हो, ठीक। तो यही सारी बात है। अब आते हैं, यही उद्देश्य हो गए मेरे ख्याल में यहाँ पे। हाँ, ये कुछ फैक्ट आप याद रख लेना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं बता दे रहा हूँ कि भाई नेचुरली हमारे पर्यावरण में कितनी गैस हैं, तो बहुत सारी गैस हैं। उसमें सबसे ज़्यादा पर्यावरण में जो गैस है वो क्या है, नाइट्रोजन है। 78.08% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 20.95% है। आर्गन कितना है, तो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, वो कितनी है, तो 0.04% है, मात्र 0.04% है। लेकिन आज की डेट में ग्रीन हाउस गैस या कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, इनके लिए सबसे बड़ा रोल यही प्ले कर रही है, सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस हो गई है। इसके अलावा इसमें और कौन सी गैस हैं, तो नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, ये सारी आपकी शामिल हो जाती है। मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं पूरे आपके एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में, ठीक। आगे आते हैं। अब जो है यहाँ से हम MCQ चालू करते हैं। तो MCQ ये पॉल्यूशन के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं, इसको आप जरूर देख के जाएंगे, कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्मॉग किसने नाम निकाला। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे स्मॉग क्या होता है, फॉग और स्मोक का मिक्सचर होता है, और ये नाम किसने दिया था, तो डॉक्टर हेनरी एंटोनी वोएक्स ने दिया था ये नाम, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में भी है ये सेम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज कॉल्ड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। पार्टिकुलेट मतलब कण के तौर पर कोई अगर प्रदूषक है, तो हमको पता है ओजोन गैस है। रेडॉन मैंने बोला था क्या, इंडोर पॉल्यूटेंट है, ये घर के अंदर में जो अगर कोई प्रदूषक है वो है। एथिलीन ये भी नहीं है। फ्लाई ऐश, इसमें कण होते हैं, तो आंसर क्या होगा, फ्लाई ऐश होगा, ठीक। आगे आ जाते हैं। अब क्या बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ऑफ ताजमहल इनटू येलो कलर। ताजमहल जो है येलो कलर, पीलापन पड़ रहा है उसमें, वो पीलापन होने का कारण क्या है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, यही जो है उसके पीलेपन का कारण है। ध्यान रखेंगे, सब क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोर इन परसेंटेज इन द एयर। अब भी पढ़े हमने कि कौन सी गैस का जो है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, तो ये है नाइट्रोजन। अब भी पढ़े हमने। ठीक, आगे आते हैं इसके बाद, कितना परसेंटेज है? अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो ये भी अब भी पढ़े हमने, कितना है? 78% है। ठीक, तो ये भी हो गया एक और हमारे द्वारा पढ़ा गया प्रश्न। 78% सारे टिक हो गए, 78%। ठीक, वायु में नाइट्रोजन गैस का कुल प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन सी 78%। ठीक, चलिए आगे आते हैं। CNG, अच्छा यहाँ पर CNG क्या है? पॉल्यूटेड फ्यूल है या क्लीन फ्यूल है, हार्मफुल फ्यूल है या कुछ भी नहीं है? मतलब ये क्या एक प्रदूषित ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है या हानिकारक ईंधन है या कुछ भी नहीं? तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, याद रखेंगे। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब जैसे हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल को जलाने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि क्या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कारक है। लेकिन वहीं पर हम देखेंगे CNG का इस्तेमाल करने पर जो भी तत्व निकलते हैं वो हार्मफुल नहीं है। CNG का मुख्य घटक, याद रखेंगे, मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। और वैसे अगर हम बोले LPG, घर में जो LPG लगती है उसका मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन है, याद रखेंगे, ब्यूटेन है उसका मुख्य घटक। CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। तो CNG क्या है? स्वच्छ ईंधन है, याद रखेंगे, ये स्वच्छ ईंधन है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? उस दिन पढ़ चुके हैं हम CFC, इसके बारे में अभी क्लाइमेट चेंज भी जब पढ़ेंगे, पर्यावरण या जलीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जब देखेंगे उसमें भी इस टॉपिक को देखेंगे। तो ये क्या है? रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग होता है, एयर कंडीशंस में भी प्रयोग होता है और परफ्यूम में भी प्रयोग होता है। तो ऑप्शन लिखेंगे D, CFC। उस दिन बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगले लेक्चर में कल ही इसके बारे में डिस्कस हो जाएगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ऑप्शन क्या है? सभी, D। ठीक, सुपरसोनिक जेट्स, ये कॉज पॉल्यूशन है ना, तो ये ओजोन लेयर को थिन कर रहे हैं, ये भी सुपरसोनिक जेट्स। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सुपरसोनिक जेट्स भी जो है ये उड़ते हैं बहुत ऊपर में, याद रखेंगे। जो भी हमारे एरोप्लेन हैं ये उड़ते कहाँ पर हैं? तो ये समताप मंडल, हम जो डिवाइड करते हैं, मैं पेन का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो हम जो इस्तेमाल करते हैं ये कैसे रहता है आपका? सारे टिक हो गए। चलिए, तो सॉरी, तो इसका ऑप्शन है सी, ओजोन लेयर। ठीक, इसका ऑप्शन है सी, ओजोन लेयर। सारे के सारे जो उड़ते हैं समताप मंडल में, जैसे हमने डिवाइड किया था, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, उसके ऊपर आपका थर्मोस्फियर और उसके ऊपर आयनोस्फियर। तो ऐसा रहता है। तो इसमें ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल में पाई जाती है और सारे जितने भी प्लेन हैं वो सब स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं, सुपरसोनिक या जो लंबी दूरी में जाने हैं। तो उस कारण जो है ये भी ओजोन की क्षरण का कारण है। चलिए आ जाते हैं। क्लाउड्स कहाँ पर रहेंगे? तो ये है आपका ट्रोपोस्फियर में, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बादल हो गए या जितनी भी वेदर कंडीशन आप देख रहे हैं, ये सारा प्रभाव आपको कहाँ दिखेगा? क्षोभ मंडल में दिखेगा, ट्रोपोस्फियर में ही दिखेगा। ठीक, ये याद रखेंगे हमेशा। आगे आ जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2। आज ही पढ़े कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है और ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस होने के कारण सूरज के द्वारा जो गर्मी आती है और जब पृथ्वी वापस से उसको छोड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप कर लेती है।
है ना। उसके अलावा अन्य और ग्रीन हाउस गैस हैं, ये सब इसको ट्रैप कर लेते हैं और इसको फिर ये बहुत आराम से धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो ये जो जब ट्रैप करते हैं उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आगे आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बाद चेरनोबिल घटना कब हुई है? तो भाई ऑप्शन, भाई ये 26 अप्रैल तो याद नहीं रह सकता, ईयर याद रहेगा तो सीधे लगा देना क्या, 1946, ठीक है, ये 86, 1986। चेरनोबिल त्रासदी कब हुई? तो 1986 में हुई है, ठीक है। आगे आते हैं हम और तो देखते हैं क्या है। कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर, इसमें से ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, आंसर है फ्रियोन। फ्रियोन का इस्तेमाल जो है फ्रिज में जो है कूलेंट के तौर पर होता है, रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है, याद रखेंगे, पेपर में पूछा गया ये भी प्रश्न। इसके बाद आते हैं एयर क्वालिटी इंडिकेटर, लीचन, है ना, ये है लीचन। अब क्या होता है, ये यूपीएससी में पूछा गया था ये प्रश्न, है ना। लीचन क्या होते हैं? तो लीचन होते हैं, आप सब जानते हैं, एल्गी, ठीक, और एल्गी के साथ मतलब शैवाल और साथ में फंगस, एल्गी और फंगस से मिलकर जो एक नया तत्व बनता है उसको बोलते हैं लीचन। और जब भी जो है एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो उसका असर दिखता है सीधे लीचन में, उसके कलर में बदलाव आता है। तो ध्यान रखेंगे, ये नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे आप सब लोग वो पढ़ते हैं ना, हम इंडिकेटर पीएच के लिए इस्तेमाल करते थे, वैसे ये एयर क्वालिटी का एक इंडिकेटर है, लीचन, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या, मेजर फैक्टर इन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, क्या क्या है भाई? तो इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, है ना, वातावरण में क्या हो रहा है, सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड की एकाग्रता में वृद्धि, उसके कंसंट्रेशन में जो है वृद्धि हो रही है, इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये कई बार पूछा ये वाला क्वेश्चन भी। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो लोग नहीं जानते होंगे इसको गूगल करके देखना, बहुत बड़ी गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल में एक जो है प्लांट था जहाँ पे गैस का निर्माण होता था, रात को जो है वो गैस लीक हो गई और बहुत सारे लोग जो है उसमें मारे गए। और बहुत सारे लोग आज भी अगर पैदा हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको डिफॉर्मिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। तो ये जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है रिलीज हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो ये ध्यान रख लेंगे, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का प्रमुख कारण क्या है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। ऑप्शन बच रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है हम पोटेंशियल फ्यूल के तौर पर कर रहे हैं। जापान, जर्मनी जैसे देश जो हैं अब इसको फ्यूल या ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया गया है, क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन है उनसे जो हम देख रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स के जो हैं उसमें आप देखेंगे कार्बन का उत्सर्जन होता है और इसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सारे प्रभाव हो रहे हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिससे आपका एक तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है और कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होने के कारण इसमें जो है पोटेंशियल या फिर आप बोलो कि एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कम ईंधन में ज़्यादा एनर्जी देता है और पॉल्यूशन नहीं है, तो इस कारण हम बोलेंगे हाइड्रोजन। ठीक, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन फिर से आ गया क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट फिर से आ गया था ये क्वेश्चन। ठीक, अब आ जाते हैं द मोस्ट हजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो क्या है भाई, लेड। उस कल भी लेक्चर पढ़ा रहा था तब मैं बोला था लेड के बारे में कि तेल में लिखा रहता है कि इसमें लेड कम है, तो वही चीज़ है लेड जो है आपका, या सीसा, इसमें ट्रांसलेशन में गलत आ गया है, सीसा, ध्यान रखेंगे सीसा बोला जाता है। ठीक, ओजोन लेयर हमने पढ़ लिया यहाँ पे भी, तो स्ट्रेटोस्फियर पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। ठीक, आगे आते हैं, ओजोन लेयर कहाँ मिल रही है, तो समताप मंडल में मिल रही है। ठीक, फिर आगे आते हैं, ओजोन हमको प्रोटेक्ट करती है, ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल में है वो हमको किस रेडिएशन से, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डायरेक्ट हम तक पहुंच गया तो स्किन कैंसर्स,
स्किन की बहुत सारी बीमारी, इवन जो लाइफ है अर्थ में वो भी नहीं रह पाएगी। तो ओजोन जो है हमें इससे बचाती है, तो ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं, और मिनिमल एयर पॉल्यूशन इनमें से कौन सा करेगा? वही क्वेश्चन है पीछे जो डिस्कस किए थे सेम। केरोसिन में भी कार्बन निकलेगा, कोल में भी निकलेगा, डीजल में भी। बच क्या रहा है आपका? हाइड्रोजन। ठीक, ये जो है कुछ प्रश्न हैं जो हमने आज डिस्कस किए। कुछ 20 क्वेश्चन थे, 20 आई गेस। आज के लेक्चर में जो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं बोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाया, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है। मैं इसको दूसरे में सॉफ्टवेयर में चला रहा हूँ तो रुक रहा है, पॉज हो रहा है, शायद कुछ स्टोरेज वगैरह का इशू होगा। लेकिन आप इस PDF को देख के साथ में लेक्चर का अध्ययन करिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेपर में जो पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट निकाल के एक जगह दे दिए हैं। एक चीज़ जो मैंने बोली मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, वो याद से मैं अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा। इसके अलावा जो है अगला लेक्चर जो आएगा वो है पॉल्यूशन के बाद अब है जलवायु परिवर्तन, जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो क्लाइमेट चेंज वाला बड़ा टॉपिक है, मेरे ख्याल में 2 लेक्चर लग जाएंगे उस पर। तो आप उस पर चाहे PSC प्री या मेंस वाले हों या फिर आपके SI वाले हों, सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन निकाल के बनाया गया है नोट्स को, और उसी को अगर आप अध्ययन कर लें अच्छे से तो बेफिक्र हो जाएंगे पर्यावरण के संबंधित क्वेश्चन में। ठीक, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। कल और मिलते हैं हम और इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।